Hello everyone, I welcome you all in part 2 of thermodynamics जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने बहुत सी चीज़ें देखी, इंट्रोडक्शन देखा थर्मोडायनेमिक्स का, आपका बताया कि स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल्स, है ना, आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई। अब पार्ट 2 में हम बात करेंगे थोड़ी सी आपका हीट ऑफ सब्लिमेशन, है ना, हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने आपको वर्क डन भी बताया था आइसोथर्मल रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेसेस में, ठीक है। तो आज पार्ट 2 में हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि हीट ऑफ एंथैल्पी को हम क्या लिख सकते हैं, या एंथैल्पी में चेंज को हम क्या लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। वर्क डन को आप एक नई फॉर्म में याद कर लीजिए, पी डेल्टा यू तो लिखते ही हो आप, नई फॉर्म भी याद करिए, एन आर डेल्टा टी। वर्क डन ये भी होता है। और यहाँ पर अगर हम ये फॉर्मूला और स्पेसिफिकली लिखें तो डेल्टा एच हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन जी आर डेल्टा टी या आर टी, एन जी आर टी, ठीक है। यहाँ पर डाउट आएगा कि ये एन जी क्या आ गया। एन जी हम बताएं आपको, तो एन जी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। क्या होता है, लिखिए, नंबर ऑफ moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant। इसका Ng का ये मतलब होता है, सपोज करिए कोई रिएक्शन है आपके पास, तो उसमें जो प्रोडक्ट बने आपके, प्रोडक्ट कौन से, जो गैसियस स्टेट में है, तो गैसियस स्टेट वाले प्रोडक्ट जितने भी हैं उनके मोल्स माइनस जितने मोल्स हैं गैसियस रिएक्टेंट के, वो आपका Ng दे देगा। डेल्टा यू आपको पता ही है, इंटरनल एनर्जी में चेंज, ये एंथैल्पी में है ना, एंथैल्पी में चेंज, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता ही हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला निकल के आया, नोट कर लीजिएगा इसे, बहुत से न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। बात करें अगली चीज़ की, तो नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट या फिर हीट कैपेसिटी या फिर मोलर हीट कैपेसिटी, तीन तरीके की चीज़ें। तो बात करें हीट कैपेसिटी क्या होता है। हीट कैपेसिटी आपका होता है कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस अगर आपको बढ़ाना है, हीट कैपेसिटी होगा किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाना है तो उसके लिए कितनी हीट देनी पड़ी, कितनी हीट रिक्वायर्ड है, उस चीज़ को आप कहते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो एक सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है वो, है ना, ये सिस्टम हो सकता है कोई भी, तो किसी भी सिस्टम की इस वजह से वो बात करें, हीट कैपेसिटी आप किसे कहते हो। हीट कैपेसिटी होता है किसी भी सिस्टम की या किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितनी भी हीट रिक्वायर्ड है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी भी हीट रिक्वायर्ड है, ये सब्सटेंस हो सकता है या सिस्टम हो सकता है। सिस्टम स्लैश सब्सटेंस एक ही बात हो जाएगी। तो किसी भी सिस्टम या सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जितनी हीट चाहिए वो आपकी हीट कैपेसिटी होती है।
इस चीज़ को आप क्या कहोगे? हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब बात करें किस चीज़ की? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ही स्पेसिफिक हीट भी कह सकते हो। ये क्या चीज़ होती है? ये होती है भाई, हीट किसी भी सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? तो हीट कैपेसिटी तो आपका है किसी भी सिस्टम या सब्सटेंस की 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए वो हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब हम बात करें किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट ज़रूरी है उस हीट को आप कहते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक अगर बात करें तो 1 ग्राम सब्सटेंस। हीट कैपेसिटी क्या था? कोई भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस आपको तापमान बढ़ाना है। स्पेसिफिक अगर बात कर दी मीन्स 1 ग्राम सब्सटेंस का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऐसे ही एक तीसरी चीज़ आएगी, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी में क्या हो जाएगा? ये बार बार मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ जिससे दिमाग में बैठ जाए डिफरेंस क्या है भाई। और कुछ है नहीं डिफरेंस, बहुत आसान। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताओ क्या होगा? बिल्कुल सही, 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत है वो आपकी कहलाती है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट, कुछ भी कह सकते हो। मोलर हीट कैपेसिटी कह दो या मोलर स्पेसिफिक हीट कह दो। ठीक है, तो 3 चीज़ हमने पढ़ी, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर, अगर हम कोई भी सब्सटेंस या सिस्टम कह रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए वो हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट चाहिए वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट चाहिए वो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये 3 चीज़ें आपने पढ़ी। अब हमें रिलेशन देखते हैं हम इसमें, है ना। पहले तो इनके मैथमेटिकल देख लीजिए, ये तो मैंने डेफिनेशन बता दी आपको तीनों की, नोट कर लिया होगा। अब मैथमेटिकल बात करें, थोड़ा इंक फिलअप करना पड़ेगा। हाँ जी, मैथमेटिकल हम बात कर रहे थे, इंक फिलअप करके हम आ चुके हैं। तो मैथमेटिकली देखिए हीट कैपेसिटी क्या होती है। हीट कैपेसिटी होती है आपकी C = Q/ΔT। ठीक है, इसे आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, Q = C∆T, जैसा कि आप मोस्टली करते हो। स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी आपकी? Q अपॉन m∆T, या फिर इसे भी ऐसे आप लर्न कर सकते हो या करते हो, Q =
NC डेल्टा T। बात करें मोलर स्पेसिफिक हीट की या मोलर हीट कैपेसिटी की, मोलर हीट कैपेसिटी आपका होता है Cm से डिनोट करते हो, और ये होता है C/N। यहाँ पर C क्या है, हीट कैपेसिटी, और N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स आपका क्या दे देगा, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये आपका एक मोल में कितनी हीट चाहिए 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने को, यह बता देगा। तीनों को आपने मैथमेटिकली भी देख लिया, कोई इशू नहीं है इसमें, फॉर्मूलाज हैं, याद करने की चीज़ें हैं, इन्हें रब कर दिया जाए अभी। नेक्स्ट हम देखेंगे CP और CV क्या होता है। तो इसमें थोड़ा सा ही बताया, बेसिकली मेन चीज़ तो आप फिज़िक्स में ही पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में। यहाँ पे हम मेयर्स रिलेशन देखते हैं, मेयर्स रिलेशन जिसका आपने 11th क्लास में डेरिवेशन किया होगा। तो CP माइनस CV इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसी को आप कहते हो मेयर्स रिलेशन या मेयर्स फॉर्मूला, जो भी आप कहते थे। अच्छा, स्पेलिंग पे मत जाना मेयर की। CP माइनस CV R के इक्वल होता है। ठीक है, CP कहते हो आप हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी नोट कर लीजिए। CP होता है, होते हीट कैपेसिटी है, लेकिन जब प्रेशर कांस्टेंट कर दें, उस कांस्टेंट प्रेशर पर कौन सी हीट कैपेसिटी कहलाएगी, CP। और CV क्या होगा, CV होगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, V है तो आपका वॉल्यूम। तो कांस्टेंट प्रेशर अगर रख दें, उस प्रेशर पर आपकी हीट कैपेसिटी क्या होगी, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है वो होगी आपकी CP, और CV होगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये डिफरेंस आपको पता लग गया है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे CP और CV की वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये यहीं देख लेते हैं। तो देखिए CP होता है डेल्टा H डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, डेल्टा H डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का डिफरेंस लिख दीजिए। ठीक है, और CV होता है डेल्टा U इंटरनल एनर्जी में चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। CV ये होता है। फिजिक्स में आप डिटेल में जब जाओगे, थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं, तो CP और CV का जो रेशियो होगा वो गामा के इक्वल होता है, वो गामा के इक्वल होता है। अब फर्दर वो मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक गैसेस में गामा की वैल्यूज़ क्या होती हैं वो आप डिटेल में फिजिक्स में ही पढ़ेंगे। जितना हमें दे रखा है केमिस्ट्री में, हम केमिस्ट्री में लिमिटेड बात कर लीजिए। लाइफ में याद रखिएगा, जितना टॉपिक में दे रखा है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टॉपिक में जितना लिमिटेड है उतना ही पढ़ना सफिशिएंट है। एक्स्ट्रा कब जाएंगे आप लाइफ में, एक्स्ट्रा तभी जाइएगा जब आप फ्री हों या रिसर्च वर्क कर रहे हों। तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है कि ये छोड़ दिया। देखो भाई, जितना लिमिटेड है, हमें मतलब है मार्क्स से, हमें मार्क्स स्कोर करने हैं मैक्सिमम। तो जितने जिस चीज़ से आ रहा है वही चीज़ पढ़ें उसी सब्जेक्ट में, तो बेटर रहेगा ना। केमिस्ट्री के मार्क्स इतना है केमिस्ट्री में, तो इतना ही रहने दो ना फिर, बाकी फिज़िक्स में पढ़ना डिटेल में। चलिए, तो पढ़ाने को पढ़ा दूँ मैं। कभी आप कह रहे हो भाई गामा की वैल्यू निकालते हो, निकाल दो फिर तुम 1 + 2yf से। अब पूछो f क्या है, f डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 तरीके की होती हैं, रोटेशनल, ट्रांजिशनल। रोटेशनल क्या, मोनोएटॉमिक के लिए 3 होंगे, 6 होंगे, 3, 5, 7 ये होते हैं, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम। गामा की वैल्यूज़ निकाल लेंगे फिर उससे। तो ये चीज़ें फिर आपको फिज़िक्स में ही सूट करेंगी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी इस फॉर्मूले में फ़िज़िक्स में ही पूछे जाएंगे, इसमें पूछे ही नहीं गए केमिस्ट्री में, है ना। तो आप बात समझ गए होंगे मेरी।
तो नेक्स्ट बात हम करेंगे थोड़ा सा यूनिट में रिलेशन देखने के लिए। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, थोड़ा मैंने वर्क किया इस चीज़ पर, और आपकी यूनिट्स में रिलेशन देखेंगे। इसे नोट कर लीजिए, इसे छोड़ दीजिए, ये वही पढ़िएगा, इतना सफिशिएंट है केमिस्ट्री में। हम पढ़ेंगे थोड़ा यूनिट जो मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ आपको, न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम ना आए। तो आप लिखिए 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं। 1 जूल में होते हैं 0.239 कैलोरीज। ठीक है, बात करें 1 एटमॉस्फेयर लीटर में कितने जूल होते हैं, तो 1 एटमॉस्फेयर लीटर में आपके होते हैं 101.3 जूल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 कैलोरी में कितने जूल्स होंगे। बताइए 1 कैलोरी में कितने जूल्स होंगे। तो आपने फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स में कैलोरीमेट्री में भी पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, तो मैं बता देता हूँ फिर। तो 1 जूल्स में कितने कैलोरी होंगे, इतने। तो 1 कैलोरी में कितने जूल्स होंगे, ये होगा आपका 4.18 जूल्स। इसे हम 4.2 भी मान लेते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल हम एग्जैक्ट वैल्यूज़ देख रहे हैं। मानने को तो इसे 100 भी मान सकते हो, वो न्यूमेरिकल में आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और लास्ट हम देखते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर लीटर में कितने अर्ग होते हैं और कितनी कैलोरीज होती हैं। तो 1 एटमॉस्फेयर लीटर में यही लिख देते हैं। पहले तो बात करें अर्ग की। अर्ग होते हैं 1.013 10⁹ अर्ग। जैसा कि हम पहला पढ़ चुके थे, 1 जूल में 10⁷ अर्ग होते हैं। अब 1 जूल में 10⁷ अर्ग होंगे, तो इसके 2 10⁻ ले लीजिए, मीन्स 9 से 7 अगर करें तो हम पे 100 बचा। 10⁷ इंटू 10⁻² भी तो लिख सकते हैं 10⁹ को। तो 10⁷ कर दिया, बचे 10⁻²। अब 100 में इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 101.3 इतने जूल। तो ये वही चीज़ है, एडजस्टमेंट करने की बात है। इतने जूल हैं तो इतने अर्ग हो गए, 2 एक्स्ट्रा लगा दिए, यहाँ 1 2 हटा के पीछे डेसिमल। ठीक है, ये देख लीजिए। बात करें 1 एटमॉस्फेयर लीटर में कितनी कैलोरीज होती हैं, तो कैलोरीज भी यहाँ आप नोट कर लीजिए। कैलोरीज होती हैं आपकी 24.22 कैलोरीज। ये डेटा मैं अपनी तरफ से आपके लिए लाया हूँ, न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प कर सकता है ये काफ़ी। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। बेसिकली इसे और इसे तो आप कर ही लोगे, इसे कोई नहीं, मोस्टली ये रेयरली पूछे जाएंगे। ठीक है, कन्वर्जन में मेन यूज़ इनका होता है, तो इन पर ज़्यादा फोकस रखिएगा। ये मैंने बता दिया, जस्ट रिवर्स भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं आपका एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो बेसिकली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ उन प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं जिसकी वैल्यू डिपेंड करे क्वांटिटी या फिर साइज ऑफ मैटर जो कि सिस्टम में प्रेजेंट है। ठीक है, सिस्टम लेते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स में। अगर सिस्टम में कोई मैटर प्रेजेंट है तो कुछ अमाउंट होगा उस मैटर का, ये अमाउंट हो गया मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। तो इस अमाउंट पे अगर कोई प्रॉपर्टी डिपेंड करे तो वो एक्सटेंसिव। और अगर इस मैटर पे के अमाउंट पर, अमाउंट ऑफ मैटर शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, कोई प्रॉपर्टी डिपेंड करे तो वो, और ना करे तो, डिपेंड ना करे तो, और डिपेंड करे तो, ना करे तो
इंटेंसिव। अब ये तो हमने डेफिनेशन देख ली ऊपर ऊपर से, लेकिन समझ नहीं आया कि डिपेंड क्या चीज़ कह रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, एग्जांपल्स क्या हैं। तो चलिए एग्जांपल्स देखने बहुत ज़रूरी होते हैं अगर कोई टॉपिक समझना है तो भाई इसमें देखिएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल हैं मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड हीट कैपेसिटी। अगर हम हीट कैपेसिटी उठा लें तो हीट कैपेसिटी का अगर आप देखो, हीट कैपेसिटी क्या होते हैं? हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, जितनी हीट ज़रूरत है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए किसी भी सब्सटेंस की, वो होती है हीट कैपेसिटी। अब मान लीजिए कम अमाउंट में सब्सटेंस है तो हीट कैपेसिटी भी तो आपको कमी चाहिए होगी। भाई सब्सटेंस कम है, एक तो बाल्टी में है पानी, ले लीजिए एक बाल्टी में पानी है और एक आपका छोटे से किसी यूटेंसिल में वाटर है, तो किसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम टाइम में तेज़ होगा? ऑब्वियसली यूटेंसिल का। तो भाई अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ वाटर पर डिपेंड कर गई हीट कैपेसिटी, मीन्स ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सेम गोज विज मास आपका, भाई ज़्यादा मैटर होगा तो ज़्यादा मास होगा, कम मैटर होगा तो कम मास होगा। तो इसीलिए इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया, है ना। ये एग्जांपल्स देख लेते हैं। और क्या हो सकते हैं एग्जांपल्स? और हो गए थे आपके इंटरनल एनर्जी हो सकता है, एंथैल्पी हो सकता है, एंथैल्पी हो सकता है। ये एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं। ठीक है जी, अब बात करें इंटेंसिव, जो अमाउंट ऑफ मैटर है वो डिपेंड ना करे, उस पर डिपेंड ना करें अमाउंट ऑफ मैटर पर, वो प्रॉपर्टीज़ इंटेंसिव होती हैं। इनके एग्जांपल्स देख लीजिए। इनके एग्जांपल आपके होंगे टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, मोलर वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी, ये सब वगैरह। टेम्परेचर को पकड़ें अगर हम, टेम्परेचर हमसे क्या कहता है? एक बाल्टी में पानी है और एक कप में पानी है, दोनों 10 डिग्री सेल्सियस पर है। तो क्या ऐसा होगा कि भाई कप वाले का टेम्परेचर कम होगा क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ मैटर कम है? टेम्परेचर तो वही रहेगा, उसे भी, कप वाले को भी हम 10 डिग्री सेल्सियस पर रख सकते हैं, एट द सेम टाइम हम बाल्टी वाले को भी रख सकते हो। तो टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता अमाउंट ऑफ बॉडी पर, वो कुछ सेम भी हो सकता है दोनों बॉडीज़ में, भले ही मैटर अलग हो, बस मटेरियल सेम होना चाहिए, दोनों कप में वाटर ही होना चाहिए, तो 10 डिग्री सेल्सियस पर रह सकते हैं वो। बात करेंगे इसकी दूसरे एग्जांपल की, डेंसिटी। भाई डेंसिटी वाटर अगर ले हम, तो चाहे वो एक बाल्टी में पानी लो, फिर से चाहे एक कप में पानी लो, डेंसिटी तो वाटर की सेम ही रहेगी। मास ही तो डिफरेंट हो सकता है, वॉल्यूम ही तो डिफरेंट हो सकती है, डेंसिटी तो सेम रहेगी, इसलिए डेंसिटी इंटेंसिव में आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, ये तो है ही। टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, ये तो याद होने ही होने चाहिए। एक्स्ट्रा में कौन से आए? एक्स्ट्रा में आए मोलर हीट कैपेसिटी, एक्स्ट्रा में आया मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये चीज़ इसमें आई। तो जो प्रॉपर्टीज़ अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर जाएं वो एक्सटेंसिव, जो ना कर पाए वो इंटेंसिव। एग्जांपल्स मैंने समझा दिया आपको, एक एक दो सब के, इसे भी नोट कर लीजिएगा। चलिए जी, हमने प्रॉपर्टीज़ भी देख ली। नेक्स्ट हम छोटा सा बात करते हैं बॉम कैलोरीमीटर में क्या करते हैं। बॉम कैलोरीमीटर बेसिकली आपका मेजरमेंट करवाता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी में।
तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में बेसिकली मेजरमेंट करते हैं इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया। इसका फॉर्मूला आपको निकल के आता है डेल्टा यू इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम। भाई कैपिटल एम क्या है, स्मॉल एम क्या है? कैपिटल एम तो आपका गिवन मास, सॉरी मोलर मास, और स्मॉल एम आपका गिवन मास जितना भी होगा सब्सटेंस का। डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज, यू इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया जो कि आपको निकालना है, और सी आपको पता ही है, सी क्या था? हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। ये आपकी कहानी थी किसकी? बॉम्ब कैलोरीमीटर की। बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये कहानी थी बॉम्ब कैलोरी मीटर की। इसे नोट कर लीजिएगा आराम से, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं इसमें? एक छोटा सा पॉइंट जो स्टार्टिंग में मिस हो गया था वर्क डन में, वो अब लिखवा देते हैं। वो पॉइंट है वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है आपका। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस आपका होता है, यहीं लिख लीजिएगा, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ऐसे एडी लिख रहा हूँ मैं, ये देख लीजिएगा। ये होता है आपका एन आर डेल्टा टी या T2 माइनस T1 लिखते हो टेम्परेचर में चेंज को, डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। गामा वही है जो मैं आपसे बता चुका हूँ। गामा क्या था फिजिक्स में? मोनो एटॉमिक के लिए अलग, डाई के लिए अलग, ट्राई के लिए अलग, ठीक है। ये गामा की वैल्यूज आप फिजिक्स में देख लीजिएगा। ये आपका हो गया, ठीक है जी। इसके बाद हम मेन टॉपिक पर आते हैं अपने हीट पर। वो शायद नेक्स्ट पार्ट में ही होगा, हाँ जी वो नेक्स्ट में ही हो पाएगा। तो चलिए, अप्रॉक्स हाफ एन आवर का ये पार्ट 2 बना है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने जा रहे होंगे हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हेस लॉ क्या होता है, हेस लॉ ऑफ हीट सब्लिमेशन, ये सब। और आपका नेक्स्ट वीडियो में ही हम चैप्टर को फिनिश कर देंगे। गिब्स एनर्जी है ना, ये सब, स्पॉन्टेनिटी क्या होती है, रैंडमनेस, तो ये सब चीज़ें हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ओके बाय।